नमस्कार दर्शकों, हमारे एक और नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे इस YouTube वीडियोस के श्रृंखला में हम नित्य नए आपको हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज़ के बारे में नई नई जानकारी लेकर आते हैं, बीमारियों के इलाज के बारे में हम चर्चा करते हैं। और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो आपकी सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी आँखों से जुड़ी हुई है। आँखों में एक समस्या होती है जो 50 या उससे अधिक उम्र के बाद शुरुआत होती है। पूर्व में इसका कोई इलाज नहीं हुआ करता था, लेकिन अब क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं इस फील्ड में, इसको हम जानने के लिए मौजूद हैं शहर के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर छावीर बिंद्रा के साथ। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो आँखों से जुड़ी हुई समस्या है जिसको एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन कहा जाता है। तो ये बीमारी एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी, जैसे कि हम एक आज जो चर्चा है एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन में, ये बीमारी हम अधिकतर देखते हैं जो 50 साल से अधिक उम्र के लोग होते हैं, मरीज़ होते हैं। उनमें कभी कभी उनके पर्दों में उम्र का प्रभाव पड़ने लगता है और इस प्रभाव के कारण नेत्र ज्योति पे उसका असर आने लगता है। ये बीमारी अगर ज़्यादा समय तक आगे बढ़ जाती है और इसका सही समय पर अगर इलाज नहीं होता है तो मरीज़ अपनी नेत्र ज्योति से खो भी सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब, ये जैसा आपने बताया कि एक समय के बाद, एक उम्र के बाद ये आपकी आंखों में समस्या आने लगती है और अगर उसका सही समय पर इलाज ना हो तो आपकी आंखों की ज्योति भी जा सकती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो बीमारी होती है इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या ये कुछ अलग अलग प्रकारों की भी हो सकती है? जी, प्रमुख अगर हम बात करें एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन के टाइप्स की, तो ये प्रमुख 2 प्रकार के होते हैं जिसमें ड्राई AMD एंड वेट AMD। अधिकांश लोगों में हम देखते हैं, 90% लोगों में हम देखते हैं कि ड्राई AMD जिसमें पानी या सूजन हमारे पर्दों में नहीं रहता और पर्दों पे सिर्फ उम्र का असर के कारण ड्रूसेंस छोटे छोटे हिस्सों में, कण में, हमारे पर्दे के निचले हिस्से में जमा होना शुरू हो जाते हैं। 10% लोगों में वेट AMD देखी जाती है। वेट AMD में एक नई झिल्ली हमारे पर्दे के नीचे बनने लगती है और उससे विकार के कारण हमारे पर्दों में सूजन आ जाती है। जी। ड्राई AMD में अगर हम बात करें तो नज़र का धुंधलापन धीरे धीरे होता है। अगर वेट AMD की हम बात करते हैं तो नज़र मनुष्य के मरीज़ की जल्दी कम हो सकती है। ओके, तो जैसा कि आपने बताया कि ड्राई AMD सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली समस्या है और वेट AMD उतनी ज़्यादा समस्या नहीं है। 10% और 90% का आपने रेशो बताया। तो कोई अगर व्यक्ति है 50 की उम्र पार कर चुका है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे आँखों में ये AMD की समस्या शुरू हो रही है? तो उसके कुछ लक्षण अगर आप बता सकें। इस बीमारी का जो प्रमुख लक्षण होता है वो होता है नज़र का धुंधलापन, नज़र में धुंधलापन का आ जाना। अगर मनुष्य को लगता है कि उसका नेत्र ज्योति धीरे धीरे कम हो रही है और मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हो चुका है तो इसका सीधा असर है कि कहीं ना कहीं पर्दे में असर आना शुरू हो गया है। कभी कभी 50 साल के अधिक उम्र के लोगों में ही मोतियाबिंद का भी प्रभाव हम ज़्यादा देखते हैं। तो अगर किसी भी मनुष्य की नज़र कम हो रही है तो उसे अपनी आंखों की जांच अवश्य रूप से करानी चाहिए। उसे ये जांच करानी चाहिए कि कहीं मोतियाबिंद या एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन तो नहीं बन रहा। जी, आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोगों को, आम व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि उसकी आंखों में जो समस्या हो रही है एग्जैक्टली वो किस कारण से हो रही है। तो जैसा आपने बताया कि ये मोतियाबिंद की वजह से भी हो सकती है और ये AMD की वजह से भी हो सकती है। तो अब हम इसके आगे चर्चा करना चाहेंगे कि सब ये जो पहले के समय में, आज से अगर हम 30 से 40 साल पहले चले जाएँ, तब इसका इलाज का क्या तरीका हुआ करता था और अब क्या डेवलपमेंट्स मेडिकल साइंस ने किए हैं इस दौरान? इस बीमारी में सबसे प्रमुख बात होती है कि इसमें मनुष्य को कोई आंखों में लालपन नहीं आता, कोई आंखों में पानी नहीं आता, कोई जलन नहीं होती, बट नज़र धीरे धीरे करके कम होने लगती है। मोतियाबिंद की जब हम बात करते हैं तो मोतियाबिंद में जब ऑपरेशन हो जाता है, लेंस का प्रत्यारोपण हो जाता है तो मनुष्य अपनी नज़र दोबारा प्राप्त कर सकता है। जी। बट एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन में अगर एक बार पर्दे में खराबी आ जाती है, पर्दे की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो उन्हें हम नज़र को वापस नहीं ला सकते। ये एक इरिवर्सिबल विजुअल लॉस कॉज करती है। पहले के समय में हमारे पास इसको रोकने के लिए ना अच्छी औषधाएं होती थी, ना ही जो आज इंजेक्शंस यूज़ होते हैं वो इंजेक्शंस होते थे अवेलेबल। तो उस केस में बहुत ज़्यादा इलाज का माध्यम हमारे पास नहीं होता था और मनुष्य धीरे धीरे करके अपनी नेत्र ज्योति खो देता था या कम हो जाती थी नेत्र ज्योति। जी। आज के समय में काफ़ी आधुनिक चीज़ें आने लगी हैं जिससे इसका इलाज अब संभव है। तो जो आपने बताया कि पहले के समय में इलाज
लगभग ना के बराबर था और लोग ये मान के चलते थे कि ये उनकी पेट है, अब इसके आगे कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ओवर द ईयर्स काफ़ी सारे मेडिकल साइंस ने डेवलपमेंट किए हैं और नई नई दवाएं आई हैं। आप जैसा बता रहे थे कुछ इंजेक्शंस भी आए हैं, तो थोड़ा सा इस बारे में और विस्तार देंगे कि किस तरह के इंजेक्शंस आए हैं और उनसे किस तरह के परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था अभी कि ये बीमारी प्रमुख 2 प्रकार की होती है, एक ड्राई AMD एंड एक वेट AMD। जब हम ड्राई AMD की बात करते हैं तो ड्राई AMD का इलाज प्रमुख रूप से दवाइयों के द्वारा किया जाता है कि ये बीमारी आगे तेज़ी से ना बढ़े। हालांकि उम्र को हम रोक नहीं सकते, बट इन दवाइयों के माध्यम से ये बीमारी तेज़ी से आगे अग्रसर ना हो, उसे हम रोकने की कोशिश करते हैं। अगर किसी मनुष्य को वेट AMD हो जाती है तो उसमें इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि ये जो झिल्ली है, जो रिसाव है, उसको हम कम से कम कर सकें और आगे ये झिल्ली वहीं सूख जाए और नज़र को आगे डैमेज ना करे। इंजेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके इंजेक्शंस हम आने लगे हैं, जिसमें प्रमुख हैं एक्सेंट्रिक्स इंजेक्शन आता है, और भी अच्छे इंजेक्शंस आजकल आने लगे हैं, जैसे आइलिया ग्रुप का इंजेक्शन आता है जिसको हम एफ्लीबरसेप्ट इंजेक्शन बोलते हैं जी। टोलिसुजुमैब इंजेक्शंस आते हैं, और आजकल बहुत सारे बायोसिमिलर इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं रेनिबिजुमैब के। ये सारे अलग अलग तरीके के इंजेक्शंस हैं जिसका अलग अलग समय तक उनका प्रभाव रहता है, और इन इंजेक्शंस की मदद से हम इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब एक प्रश्न और आता है कि जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि हो सकता है कि आपकी आंख में मोतियाबिंद हो सकता है कि आपकी आंखों में AMD हो, तो ये आप अगर पेशेंट आते हैं तो इसकी किस तरह से आप जांच करते हैं, थोड़ा इस बारे में भी बताएं। इसकी सबसे प्रमुख होती है कि मशीनों के द्वारा हम जांच करते हैं, जिसमें स्लिट लैम्प एवैल्यूएशन होता है कि कहीं पेशेंट को मोतियाबिंद तो नहीं है। इसके अलावा पुतली फैला के पूर्ण रूप से पर्दे की जांच होती है, और पर्दे की जांचों में OCT जांच, जिसको हम ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, और एंजियोग्राफी यूनिट फंडस फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी जी, ये दोनों जांचें होती हैं, जिससे हम ये देखते हैं कि पर्दे की सतह में AMD डेवलप तो नहीं हो रहा। जी जी। और भी आजकल आधुनिक जांचें आने लगी हैं जिसमें OCT एंजियोग्राफी प्रमुख है। ओके डॉक्टर साहब, एक बात और आती है कि अक्सर जब किसी बीमारी से हम ग्रस्त होते हैं तो एक सलाह दी जाती है कि इसमें आपको खान पान का ध्यान रखना है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड आपको कुछ ध्यान रखना है। तो क्या इस बीमारी में भी कोई आप इस तरह की सलाह हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि जिससे कि वो ये बीमारी ना हो, या अगर हो रही तो उसका प्रोग्रेशन ना हो? बिल्कुल, हम ये देखते हैं कि ये बीमारी उन लोगों में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है जो धूम्रपान करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो मनुष्य नियमित रूप से व्यायाम करता है, खाने में अधिक मात्रा में हरी सब्जियां एवं पीले फल का सेवन करता है, उनमें इस बीमारी कम देखी गई है और इसका प्रोग्रेशन भी कम हो जाता है। जी। तो एक बात और आती है, कई लोग बोलते हैं सब कि हम तो खान पान का भी बहुत ध्यान रख रहे हैं, जिस तरह की डाइट हमको लेनी चाहिए हम ले रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो कई बार जब उसको भी ये समस्या हो जाती है तो बात आती है कि क्या ये हेरिडिटी से जुड़ी हुई है, या आनुवंशिकी वाला मामला है, या ये होना ही तय है? नहीं, ये चीज़ होता है कि कभी कभी कोई मनुष्य जिसने आज तक कभी धूम्रपान ना किया हो, जिसने कभी तंबाकू सेवन ना किया हो, खान पीने का भी ध्यान अपना रखता है, उसे भी ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि इसमें हेरिडिटरी या हमारे जेनेटिक मेकअप का भी काफ़ी रोल रहता है। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि जिन लोगों में जैसे फील्ड वर्क या धूप में ज़्यादा काम करते हैं, उनमें भी इस चीज़ का असर पड़ सकता है। जी। तो इसमें कोई रासायनिक तरह के कारखाने होते हैं जिनमें अलग अलग तरह की गैसेस निकलती हैं, या कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, इनका भी कहीं कोई असर आँखों पर पड़ता है? इनका असर डेफिनेटली हो सकता है, हालांकि हमारे पास कोई ऐसे एविडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है जो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा के लिए, और अगर आप अपनी ओर से संदेश कुछ देना चाहें हमारे दर्शकों को तो आप ज़रूर दे सकते हैं, और इसके बाद हम अपना एपिसोड समाप्त करना चाहेंगे। एक ही चीज़ बस मैं कहना चाहूँगा कि जिन मरीजों में एडवांस्ड एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन हो जाता है, या वो अपनी काफ़ी हद तक अपनी रोशनी खो देते हैं, उन्हें भी हताश होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब हमारे पास ऐसे लो विजन एड्स या लो विजन डिवाइसेस होते हैं जिनसे ये मनुष्य भी अपनी जोत को बढ़ा सकते हैं, और विजुअल रिहैबिलिटेशन के माध्यम से एक आम मनुष्य की तरह अपने दिनचर्या निकाल सकते हैं। सो ये बीमारी, जैसे हमें पता है कि उम्र के साथ साथ और बढ़ती है और नेत्र ज्योति को और कम कर सकती है, तो ये सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जी।
तो डॉक्टर साहब इस बात के लिए और इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आज की डेट में ना केवल दवाइयाँ आ गई हैं बल्कि बहुत सारी ऐसी उपकरण आ गए हैं और बहुत सारे ऐसे एडवांसमेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से अगर आपकी आंखों की दृष्टि कम भी है तो भी आप अपना जीवन यापन एक नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं और इसमें आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद अगर आपको कोई समस्या आती है तो हमारे डॉक्टर साहब हमेशा मौजूद हैं आपकी सेवा के लिए। और आपको अगर इस मैक्यूलर डिजेनरेशन से लेकर के कोई प्रश्न है आपके दिमाग में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अगले एपिसोड में डॉक्टर साहब से आपके प्रश्नों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।